नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को रेड ब्लड कॉर्पस्कल भी बोला जाता है। इंस्टेड ऑफ रेड ब्लड सेल इसे रेड ब्लड कॉर्पस्कल बोला जाता है, बिकॉज मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए प्रॉपरली सेल बोलने लायक चीज नहीं है। जब आप इसको देखेंगे तो इट अपीयर्स बाई कॉन्केव। फ्रॉम साइड वाइज ये कैसा दिखता है? बाई कॉन्केव दिखता है। लेकिन ऊपर से देखेंगे सो इट अपीयर्स सर्क्यूलर फ्रॉम टॉप। सर्क्यूलर कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। मेच्योर आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। नियरली हाफ ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज आरबीसी। आरबीसी कितना परसेंट ले लेता है ब्लड वॉल्यूम का? आधा परसेंट तो सिर्फ आरबीसी से भरा हुआ है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को आरबीसी भी कहते हैं, और इसके लिए एक और नाम है, इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, बिकॉज दे आर रेड इन कलर। मेच्योर आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड। इसमें न्यूक्लियस गायब हो जाता है, नहीं रहता है, पहले था। एक्सेप्ट नॉन न्यूक्लिएटेड इन मैमल्स। सब मैमल्स में ऐसा होता है, एक्सेप्ट सम मैमल लाइक कैमल एंड लामा। इसमें क्या होता है? आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड। आरबीसी क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाई कॉन्वेक्स होते हैं, ओवल होते हैं कैमल और लामा में। न्यूक्लियस नहीं होने से क्या बेनिफिट मिलता है? नॉन न्यूक्लिएटेड होने से क्या बेनिफिट मिलता है? दे गेट मोर सरफेस एरिया। दे गेट मोर सरफेस एरिया फॉर व्हाट? फॉर हीमोग्लोबिन। इन्हें ज्यादा जगह मिलेगी क्या रखने के लिए? हीमोग्लोबिन रखने के लिए। ये हीमोग्लोबिन ही है जो इनको प्रोवाइड करता है रेड कलर, विच प्रोवाइड्स रेड कलर टू आरबीसी। एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? सो वन आरबीसी हैज अबाउट 26.5 crore molecules of hemoglobin। काउंट में इतने प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी के अंदर और कौन सी चीजें हैं? देखो, न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, मेच्योर आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं ना हम। एक तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, व्हाट एल्स? ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है क्या? नहीं, कोई ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ऑल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन मेच्योर आरबीसी। व्हाट एल्स इज प्रेजेंट? एंडोस्केलेटन होता है इसके पास, ताकि इसका स्ट्रक्चर बना रहे, और एंडोस्केलेटन बना होता है स्ट्रोमाटिन का। ये स्ट्रोमाटिन स्पॉन्जी स्केलेटन होता है, गद्देदार कह सकते हैं जिसको। स्पॉन्जी स्केलेटन क्यों होता है? क्योंकि सेल को रिजिड बना के नहीं रखना है। आरबीसी की क्या होनी चाहिए क्वालिटी? की ये पतली पतली कैपिलरीज से भी बुलक के पास हो सके, उसको रोका नहीं जा सके, है ना। सो स्पॉन्जी स्केलेटन की वजह से ही इट अलाउज आरबीसी to pass through capillaries of less diameter. It allows RBC to pass through capillaries of less diameter. ये इनका काम होता है। इसी की वजह से आरबीसी जो है वो कैपिलरीज से पास हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसके कहने का मतलब, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या इसके पास डीएनए भी नहीं होता है? देखो, लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसकी वजह से देयर इज नो डीएनए और क्रोमैटिन। आपको एक बात बताते हैं, नोट पॉइंट, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ सेल क्या है? जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना, फैक्ट और
प्रूफ करते हैं जिसको आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, लॉज और समथिंग, लॉज, थ्योरम, राइट, थ्योरम। सो वैसे ही ना सेंट्रल डॉगमा ऑफ सेल क्या है, सेल की प्रिंसिपल है कि सेल में क्या होता है। सेल में ये होता है कि डीएनए प्रेजेंट होता है जो आरएनए बनाता है, और वो आरएनए प्रोटीन बनाता है। हर सेल में ये चीज होगी, ये निश्चित है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ सेल क्या कहता है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। सो दैट इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ सेल। नाउ व्हेन देयर इज नो डीएनए प्रेजेंट, इफ नो डीएनए इज प्रेजेंट, क्या आरएनए बनाने की क्षमता है इसके पास? इट कैन नॉट synthesize RNA and also cannot divide. It cannot divide. यानी कि आरबीसी के पास डिवाइड करने की क्षमता एब्सेंट होती है, डिवाइड नहीं कर सकता ये। इसके पास नो रिपेयर कैपेबिलिटी है, अगर इसको कुछ हो गया तो ये अपने आप को ठीक भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटीन नहीं बना सकता, बिकॉज प्रोटीन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। देख रहे हो कितना दुख है आरबीसी के जीवन में, ना अपना आरएनए बना सकता है, ना अपना प्रोटीन बना सकता है। बस एक ही काम करने के लिए इसका जन्म हुआ है, वो करेगा और उसके बाद मर जाएगा 120 दिन बाद। मैच्योर आरबीसी के बारे में बता रहे हैं, एक मिनट। आरबीसी की ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन का नाम दिया गया है डोनांस मेम्ब्रेन। डोनांस मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं डोनांस मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन की कुछ क्वालिटी है। डोनांस मेम्ब्रेन अलग दो प्रकार की परमिएबिलिटी दिखाती है। इसको कहते हैं डिफरेंशियली परमेएबल, जो ऐसा नेचर रखता है कि किसी के सामने कुछ और है और दूसरे के सामने कुछ और है ना। एक के सामने अच्छा है, दूसरे के सामने बुरा है। उसे कहते हैं डिफरेंशियली परमिएबल है। सो इट इज हाईली परमिएबल टू वन थिंग एंड दोज थिंग आर नेगेटिव। क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयंस के लिए ये हाईली परमिएबल है, बट इट इज इम्परमिएबल on the other hand to positive ions like sodium ions and potassium ions. और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डोनांस फिनोमेना। ये नेचर है डोनांस फिनोमेना, जब आपको इस तरीके की परमिएबिलिटी देखने को मिले। रिपीट कर रही हूं मैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन क्या है? डोनांस मेम्ब्रेन। और ये दो प्रकार की परमिएबिलिटी दिखाती है। एक तो ये हाईली परमिएबिलिटी दिखाती है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के लिए, और वही इम्परमिएबल है ये किसके लिए? पॉजिटिव आयंस के लिए, यानी कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डोनांस फिनोमेना। क्योंकि इसमें ऑर्गेनेल्स, जब आप ध्यान से देखोगे तो देखो सारे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है। ऑल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? इट इज प्रेजेंट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। सो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की दो स्टेप्स होती हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक होता है ग्लाइकोलिसिस की अवस्था जो साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करती है ना। एक मिनट, इसको रीराइट कर देते हैं, यहाँ से हटा दे रही हूँ मैं, फाइनल आपको दिखा दूंगी जो लिखा है मैंने। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, तो यानी कि ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट होगा, लेकिन क्रैब साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो एब्सेंट है, वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो मैच्योर आरबीसी में क्या क्या चीजें हैं, लेट्स टेक अ लुक। आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है डोनांस मेम्ब्रेन,
मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, कैमल और लामा को छोड़ के उनके पास न्यूक्लियस होता है। इन्होंने न्यूक्लियस इसलिए गायब कर दिया ताकि इन्हें हीमोग्लोबिन रखने के लिए ज्यादा जगह मिले और हीमोग्लोबिन के साथ ये लोग ऑक्सीजन भी रख सकें। ऑल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है। इसमें एक स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन होता है स्ट्रोमैटिन का बना हुआ, जिसकी वजह से आरबीसी पास कर जाते हैं, पतले पतले कैपिलरीज को भी क्रॉस करके चले जाते हैं। कोई डीएनए नहीं, कोई क्रोमेटिन नहीं, कोई आरएनए नहीं, कोई प्रोटीन नहीं। एक स्पेशल चीज यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी जो आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी देखोगे। आरबीसी के पास एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और इस एंजाइम की खास बात यह है कि इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल आरबीसी में होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। तो एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस एंजाइम की खास बात ये है, इसके पास जिंक होता है एज कोफैक्टर, मेटल आयन जिंक प्रेजेंट होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट एंजाइम और इट इज द एंजाइम विथ हाईएस्ट टर्नओवर। हाईएस्ट टर्नओवर का मतलब होता है वो एंजाइम जो सबसे जल्दी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे, तो इसीलिए इसको कहते हैं फास्टेस्ट एंजाइम। क्या होता है? ये फास्टेस्ट एंजाइम होता है। इसकी रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेस कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करता है? ये कैटालाइज करता है रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को H2CO3 कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करने में, और दोनों डायरेक्शन में ये इस चीज को कैटालाइज करता है। 2 मिनट के लिए वापस मैं आरबीसी का सरफेस आपको दिखा रही हूँ। इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन, स्पेशल प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्रोटीन प्लस ग्लूकोज है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रकार का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। प्रोटीन में जब नॉन प्रोटीन वाला भाग जुड़ा हो, प्रोटीन में क्या जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा हिस्सा जो प्रोटीन नहीं है, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है? एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन, और यही ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोप्रोटीन या फिर एंटीजन प्रेजेंट है। कौन से एंटीजन हो सकते हैं? एंटीजन बी या फिर ए या फिर RH एंटीजन। मैं ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी इनका काम क्या है और क्यों ऐसा नाम दिया गया है। राइट, टिल नाउ आपको सिर्फ लिखना है कि आरबीसी के सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको एंटीजन भी कहते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन, RH एंटीजन। हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ है? हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। हीम का बना है और ग्लोबिन का बना है। हीम वाला हिस्सा केवल 5% होता है और ग्लोबिन वाला हिस्सा 95% होता है हीमोग्लोबिन में। हीम बनता है दो चीजों से, एक होता है आयरन और बाकी उसके साइड में प्रेजेंट होती है रिंग, जिसको पोरफायरिन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरफायरिन रिंग। ये पोरफायरिन रिंग दो चीजों से मिलके बनती है, एसिटिक एसिड एंड ग्लाइसिन अमीनो एसिड। ग्लाइसिन अमीनो एसिड के बारे में आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम है। दिस इज NH2 CH2 COOH। दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड एंड ऑल्सो इज द न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो पोरफायरिन वाला हिस्सा इन दोनों से मिलके बनता है। कहने का मतलब है अगर आप पोरफायरिन को तोड़ोगे तो आपको एसिटिक एसिड और ग्लाइसिन अमीनो एसिड के यूनिट्स मिलेंगे तोड़ने पर, फ्रॉम पोरफायरिन। आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? Fe2+ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। Fe2+ के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है आयरन।
हीमोग्लोबिन मसल्स में जो होता है उसको मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन किसको कहते हैं? मायोग्लोबिन इज द हीमोग्लोबिन ऑफ मसल्स। ये स्पेशल चीज है। ग्लोबिन के बारे में बात करते हैं, तो ग्लोबिन क्या है कायदे से नेचर वाइज बोला जाए तो ये पूरा का पूरा प्रोटीन है और कुछ नहीं है। क्या है? प्रोटीन है ग्लोबिन। और ये ग्लोबिन प्रोटीन किसने बनाया होगा? किसी आरएनए ने बनाया होगा। हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल अगर कुछ इस तरीके से, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। इफ दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, so one molecule of hemoglobin carries 4 molecule of oxygen at one time। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल कैरी करके जा सकता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल नहीं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कैरी करके जा सकता है। यानी कि अगर 100 मिलीलीटर ब्लड, कितना ब्लड होता है हमारे पास? मान लेते हैं एवरेज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड है। उस 5 लीटर्स ऑफ ब्लड में से आपने 100 मिलीलीटर ब्लड निकाला और इसको चेक कर रहे हो। इस 100 मिलीलीटर ब्लड में आपको मिलता है 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। सो इसी 100 मिलीलीटर ब्लड में आपको कितना ऑक्सीजन मिलेगा? 15 इंटू 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन मिलेगा आपको। अगर हम बात कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन होता है, तो हीमोग्लोबिन में होता है 1.34 मिलीलीटर 1 ग्राम में। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 15 इंटू 1.34 gives you about 20 milliliters of oxygen। तो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन हुआ? 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और ये 100 मिलीलीटर ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा नहीं है, है ना। 100 मिलीलीटर ब्लड बोल रही हूँ मैं। तो उस हिसाब से आप 100 मिलीलीटर प्लाज्मा मतलब 55% होता है इसका। ब्लड में ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा। मतलब आप हाफ मान लीजिए कि इसमें होगा 55 मिलीलीटर अराउंड प्लाज्मा, राइट। बाकी का जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स एक्सेट्रा भी प्रेजेंट है। तो ये वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पर 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, ये दिस इज गिवन इन रिस्पेक्ट टू 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल है a healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin present in every 100 milliliters of blood। ऑन एन एवरेज यहाँ पर रेंज दी हुई है 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन शुड बी प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें ग्लोबिन पार्ट की बात मैं करूँ यहाँ पर, दिस वन, एक मिनट, आई ऐड दैट हियर ओनली। ये जो ग्लोबिन है, इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का। वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा चेन में होते हैं 141 अमीनो एसिड्स, बीटा चेन में होते हैं 146 अमीनो एसिड्स, गामा चेन में होते हैं 146 अमीनो एसिड्स,
एंड डेल्टा चेन में होते हैं 146 अमीनो एसिड। तो ग्लोबिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें कितने प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है? 4 प्रकार की, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, लेकिन ये सेम टाइप पर नहीं मिलती है। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, टाइप्स ऑफ hemoglobin, on the basis of polypeptide chain, 3 प्रकार का हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 एंड हीमोग्लोबिन F। हीमोग्लोबिन ए का मतलब क्या है? एडल्ट का हीमोग्लोबिन। A2 ये भी एडल्ट में मिलता है, एडल्ट ह्यूमन में, और ये मिलता है फीटस में। एडल्ट का हीमोग्लोबिन बना होता है 2 अल्फा चेन से और 2 बीटा चेन से। एडल्ट में इसके अलावा होता है 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा चेन, और फीटल ब्लड में होता है 2 अल्फा प्लस 2 गामा। क्या बोलना चाह रहे हैं? सपोज करिए दिस इज वन एडल्ट इंडिविजुअल। इस एडल्ट इंडिविजुअल से आपने ब्लड एक्सट्रैक्ट किया। इस ब्लड में कौन सा हीमोग्लोबिन मिलेगा? हीमोग्लोबिन ए मिलेगा 97% और हीमोग्लोबिन A2 मिलेगा अबाउट 3%। हीमोग्लोबिन ए बना है आयरन प्लस 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। हीमोग्लोबिन A2 बना है आयरन प्लस 2 अल्फा चेन एंड 2 डेल्टा चेन। दिस इज एन एडल्ट इंडिविजुअल। इसके ब्लड में कौन सा हीमोग्लोबिन है? A1 या फिर A और A2, ये दोनों मिलते हैं। A ज्यादा मात्रा में मिलता है, A2 कम मात्रा में मिलता है। और इसी तरीके से आप फीटस का ब्लड चेक करोगे तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा मिलता है, और ये ज्यादा बेहतर एफिनिटी दिखाता है, मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो ये ज्यादा बेहतर है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। आरबीसी में अभी हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको रिकॉल करवा रही हूँ मैं आपको। देखिए हीमोग्लोबिन तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? हीम भाग मिलेगा और ग्लोबिन भाग मिलेगा। ग्लोबिन उसका प्रोटीन वाला भाग है। ये बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का। हीमोग्लोबिन, इफ यू रिमेंबर, इट इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन किसी को कब कहते हैं? जब वो एक से ज्यादा टर्शरी प्रोटीन से मिलके बना है। अगर कोई चीज में डाउट आ रहा है क्वाटरनरी प्रोटीन क्या है, तो इसको होल्ड पे रखिए, ये बायोमोलिक्यूल्स में है। सो हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी प्रोटीन है, यानी कि जब हम इसके ड्रॉ को देखते हैं तो हमें दिखेगा एक टर्शरी चेन, एक दूसरी टर्शरी चेन, एक और चेन एंड एक और चेन। ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके कहलाता है हीमोग्लोबिन। तो दैट इज व्हाई हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन। हीमोग्लोबिन को आप क्या कह सकते हो? क्वाटरनरी प्रोटीन कह सकते हो। ग्लोबिन के आधार पर, पॉलीपेप्टाइड चेन के आधार पर हीमोग्लोबिन 3 प्रकार का होता है। हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 एंड हीमोग्लोबिन F, जो यहाँ पर हमने बनाया है अभी थोड़ी देर पहले। तो हमारे पास कौन सा हीमोग्लोबिन है? ए भी है और A2 भी है, यानी 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, उसके अलावा 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन भी प्रेजेंट होती है। आरबीसी के सिंथेसिस को क्या कहते हैं? द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। इराइथ्रोपोएसिस। और आरबीसी का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? सिंथेसिस ऑफ आरबीसी इज इराइथ्रोपोएसिस। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इराइथ्रोपोएसिस देखिए जरा, स्टेप वाइज देखेंगे।
रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो मतलब दिस इज द बोन, लॉन्ग बोन ऑफ बॉडी, इस जगह पे प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। नाउ दिस रेड बोन मैरो हैज माइलॉइड टिश्यू, ऊपर का ड्रॉ जो है वो ज्यादा बेहतर से समझने के लिए बस मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको। तो माइलॉइड टिश्यू में जो प्रेजेंट होते हैं, माइलॉइड टिश्यू हैज माइलोब्लास्ट सेल्स। माइलोब्लास्ट सेल्स, जब आपको किसी सेल के नाम में ब्लास्ट दिखेगा मतलब समझ लीजिएगा ये बनाने वाला सेल है, ठीक है। सो माइलोब्लास्ट सेल, इस माइलोब्लास्ट सेल को प्यार से स्टेम सेल भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस? स्टेम सेल और माइलोब्लास्ट सेल। ड्रॉ नहीं बनाओगे, जो मैं लिख रही हूँ वो लिखोगे, ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, है ना। ऊपर वाला ड्रॉ नहीं बनाओगे, दैट विल बी फाइन। सो माइलॉइड टिश्यू में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? माइलोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ये माइलोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स। इनसे बनता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स में मॉडिफिकेशन होते हैं धीरे धीरे। तो पहला मॉडिफिकेशन में जो मिलता है आपको, इसमें देखिए अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, ये वाला अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी। What is this called as? This is called as precursor of RBC. एक मिनट, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट और प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी, इसको प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यस इट हैज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यस सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, अभी गायब नहीं हुए। स्ट्रोमैटिन है, नहीं स्ट्रोमैटिन एब्सेंट है, इसका मतलब ये अभी कैपिलरीज में से पास होने के लायक नहीं है। हीमोग्लोबिन है, नहीं हीमोग्लोबिन इसमें एब्सेंट है। और साइज वाइज देखेंगे तो साइज इज डबल देन आरबीसी, साइज में ही आरबीसी से बड़ा है। अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट से बनता है फिर मॉडिफिकेशन के बाद रेटिकुलोसाइट। क्या बनता है? रेटिकुलोसाइट। देखिए ड्रॉ में डेवलपमेंटल पाथवे में आप रेटिकुलोसाइट तक पहुंच रहे हो। लेट एरिथ्रोब्लास्ट साइज रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो मतलब अब हीमोग्लोबिन अक्यूमुलेट कर रहा है उसमें, और हीमोग्लोबिन अक्यूमुलेट करने के लिए क्या होना पड़ेगा? आरबीसी के न्यूक्लियस को बाहर जाना पड़ेगा। रेटिकुलोसाइट को इमेच्योर आरबीसी भी कहते हैं। इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस है क्या? नहीं। ऑर्गेनेल्स हैं? नहीं। स्ट्रोमैटिन नहीं है अभी इसमें, लेकिन हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट है, राइट। और स्ट्रोमैटिन नहीं है इसलिए ये कैपिलरी में से पास नहीं हो सकता। अब मेन चीज आएगी, इस स्टेप को कहते हैं आरबीसी का मैच्योरेशन। आरबीसी अब क्या होगा? मैच्योर होगा। आरबीसी मैच्योरेशन के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक होता है विटामिन बी 12 और दूसरा होता है फॉलिक एसिड। ये दोनों इस स्टेप में काम आते हैं। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वो आरबीसी रेटिकुलोसाइट बन के रह जाएगा, और अभी तक ये बोन मैरो में ही, अभी ये ब्लड सेल्स में आए नहीं है, ब्लड वेसल्स में आए नहीं है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में आए नहीं है। नाउ दिस रेटिकुलोसाइट विच इज हियर इन द पिक्चर, उससे बनता है अगला सेल नॉर्मोसाइट कहते हैं जिसको। नॉर्मोसाइट और नॉर्मोब्लास्ट अलग होता है। नॉर्मोब्लास्ट वो होता है जिससे नॉर्मोसाइट बना है बाद में। So this normocyte is same as RBC but present in bone marrow. कहाँ प्रेजेंट है? बोन मैरो में। ये नॉर्मोसाइट फिर उसके बाद कहलाता है आरबीसी, मैच्योर आरबीसी या फिर इरिथ्रोसाइट। जब ये कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में चला जाएगा।
then it is known as RBC or mature RBC और erythrocyte. ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हुई, आरबीसी का प्रोडक्शन जो है ये कहाँ पर हो रहा था? बोन मैरो में हो रहा था, और उसके बाद आरबीसी बाहर आ गए. उस हिसाब से बोन मैरो को आप क्या बोलोगे? इराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन. जिसमें इराइथ्रोपोएसिस होगा उसे कहते हैं इराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन. किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. किडनी सिक्रीट्स अ हार्मोन. उस हार्मोन का नाम होता है इराइथ्रोपोएटिन हार्मोन. This erythropoietin hormone is functioning for erythropoiesis. मतलब ये हार्मोन इस पूरी प्रोसेस को ट्रिगर करती है, रेगुलेट करती है. एम्ब्रायोनिक अवस्था में जब आप एम्ब्रायो रहते हैं, भ्रूण रहते हैं, छोटे से रहते हैं, तो उस समय आरबीसी का प्रोडक्शन कौन करता है? जब बोन मैरो बना नहीं रहता है. उस दौरान योक सैक इज द फर्स्ट इराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन. सबसे पहले कौन काम करता है? योक सैक काम करता है. उसके बाद एम्ब्रायो में लिवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस, ये सारे लोग लेटर फंक्शन एज इराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन. ये लोग बाद में धीरे धीरे किसकी तरह काम करने लगते हैं? इराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन की तरह काम करने लगते हैं. और एडल्टहुड में केवल कौन है? रेड बोन मैरो है जो क्या करेगा? इराइथ्रोपोएसिस करेगा. और आरबीसी कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं? मेच्योर आरबीसी सर्वाइव फॉर लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज. उसके बाद ये कहाँ चले जाएंगे? डिस्ट्रक्शन होने, डिस्ट्रॉय होने स्प्लीन में चले जाएंगे. आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन आफ्टर 120 days.